क्लास 8 की पहले की जो वीडियोस कवर हुई हैं उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करिए। हम आगे बात करेंगे। इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट 1 था उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डल गई है। डू चेक इट आउट। बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करा है। शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है उसको समझने से। अपार्ट फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप्स, scientists also use powerful electron microscopes that reveal fine details of a cell structure. These instruments use a beam of electrons instead of the light to produce highly magnified images, allowing us to see the cell structure at nanometer scale, यानी 10 की पावर -9 with a remarkable clarity. A nanometer is 1 billionth of a meter. ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल टेलीस्कोप से चीज़ों को देखना है उससे बेटर है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करें। जो जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ही डिटेल में जाके 10⁻⁹ तक जाते हैं और वो डिटेल में एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़। आगे इतना कुछ इधर तक तो इतना काम का नहीं है। यहाँ से है सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है। You have learned that the cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific functions. For these the cells to function as a unit, they must be able to interact with one another and with their surroundings. These interactions occur at the cell boundary. देखिए, अगर सेल है उसको एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना है और सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करना है तो एक बाउंड्री लगती है। ठीक है, उसे बोलते हैं सेल बाउंड्री, where the substances move between the cells and their external environment. Even the single-celled organisms exchange materials and respond to their environment through the cell membrane. ठीक है। यहाँ पे एक स्टोमेटा के बारे में बताया जो कि ओपनिंग होती है ऑन द लीव्स। इसके बारे में आपने ये फोटोसिंथेसिस में डैम श्योर पढ़ा होगा 6th क्लास में 7th क्लास में। तो ये उसके बारे में एक बता रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स दैट it defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. कोई भी जैसे मान लो मेरा स्किन है, इसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसी टाइप का मान लो अगर ये पूरा सेल होता तो सेल की जो आउटर मोस्ट सरफेस है जो कि एक बाउंड्री का काम कर रही है, जो कि उसको दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट कर रही है, अलग कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सिंपल है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी चूजी नेचर की है, चूज करती है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है। ठीक है। परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट, ये कह सकते हो। ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर आने देगी, बाहर जाने देगी वो बाउंड्री की लेयर, which means that it allows some substances to pass through it while blocking others. You have also learned about how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of the alveoli. तो ये जो एल्वेओलाई बोलते हैं इसको, ये लंग्स में होता है ना। लंग्स में बहुत ये सांस लेते समय ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में समझेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो उसके बारे में बता रहा है कि आपने ये इसके बारे में देखा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मेम्ब्रेन्स के अराउंड मूव करता है एल्वेओलाई के, जो कि लंग्स में होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि कैसे ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो एल्वेओलाई कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 2.2। Let us experiment with the help of a kitchen knife. Carefully cut a potato into the two pieces of the roughly equal sizes. Measure and record the initial weight of both the pieces using a weighing balance, and put one piece of the potato in a beaker and a बीकर ए, मतलब 2 बीकर लेने, एक बीकर ए हो जाएगा, एक बीकर बी हो जाएगा। अब इनने बोला है कि पुट वन पीस ऑफ पोटैटो इन द बीकर ए विद द प्लेन वाटर। इसमें सिर्फ प्लेन वाटर लेना है और पोटैटो के पीस को रख देना है। पुट द अदर पीस ऑफ पोटैटो इन द बीकर बी विथ 20% ऑफ द सॉल्ट और द शुगर सॉल्यूशन। इसमें आप सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल के उसको अच्छे से घोर के और फिर इसमें आपने रख दिया पोटैटो को। लीव देम undistributed for about an hour or until you notice it as a visible change in the size of the piece. तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि जो सॉल्ट में पानी मिल गया, ठीक है, जो सॉल्ट है वो पानी में मिल गया, ठीक है, जो सॉल्ट है वो पानी में मिल गया,
तो इसके ऊपर ना कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमने सॉल्ट या शुगर नहीं लिया है, तो ये ना स्वेल हो जाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस एंड कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वेट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो बीकर ए में द पोटैटो पीस स्वेल, जो पोटैटो का पीस है वो ए में मोटा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। एंड बीकर बी में द पोटैटो पीस श्रिंक्स, श्रिंक्स का मतलब होता है सिकुड़ जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स एंड द इनिशियल एंड द फाइनल states of the potato pieces, plain water and 20% of the salt solution। तो ये आप पूरा एक्सपेरिमेंट का देखो, ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर लिखा है, ये उसका नहीं, ये बोल सकते हो उसका एक ऑब्जर्वेशन दिया है, और ये उसका एक काइंड ऑफ रिजल्ट बोल सकते हो कि ए के साथ क्या हुआ, बी के साथ क्या हुआ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्लैश रिजल्ट करके लिख सकते हो, और उसकी पूरी थियरी यहाँ पे दी है। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा लिखने को आया तो ऊपर प्रोसीजर, नीचे ऑब्जर्वेशन स्लैश रिजल्ट करके लिख सकते हो, और ये उसकी थियरी लिख सकते हो। थियरी बताता हूँ, ऑस्मोसिस है इसकी थियरी। व्हाट डू यू इन्फर? तो what do you expect in the terms of the changes in their weight? The weight of the potato piece in a beaker A has increased, while the weight of the potato piece in the beaker B has decreased. This happens because the cell membrane allows the water to move in and out of the cell, but not the sugar and the salt molecules। ठीक है, जो शुगर एंड सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स पास करने के लिए अलाउ नहीं करता है, और जो बीकर ए है उसमें वाटर को अलाउ कर रहा है ना पास करने के लिए। तो इसलिए ये रीज़न है कि हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विथ मोर, बोल रहे हैं कि वाटर मूव करेगा एक ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा वाटर है एंड लेस सॉल्यूट है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का यहाँ पे डिफरेंस समझ लो। डाइल्यूट का मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी है, और कंसनट्रेटेड मतलब जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट है। टू एन एरिया विद द लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट, यानी कंसनट्रेटेड, ठीक है। until the concentrations in the two areas become equal, this movement of the water through a selectively permeable membrane is called osmosis। and you have learned about the activity 7.8, drying the dye spreading इन द वाटर। एंड ये देखो, ये दोनों एक्टिविटी हमने अभी नहीं करी है। यहाँ पे लिखा है ग्रेड 8 क्यूरोसिटी चैप्टर 7 में करना है। तो मुझे ये नहीं समझ आता, जब वो आगे करना है तो अभी उसका रेफरेंस क्यों दे देते हैं, और अगर देना है तो ये चैप्टर्स आगे रखें और फिर वो रखें ना। ये तो सेकेंड चैप्टर है और यहाँ 7th का जिक्र कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूज़न का देख सकते हैं। अच्छा हाँ, ये इसलिए पता है, हाँ अब समझ आया ये क्यों कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्लास 8th वालों ने करी है, और ये वाली बुक क्लास 9th की है। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने क्लास 9th में जो चीज़ें मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, वो आपने उसके पहले क्लास 8th में क्या उससे लिंक कर पा रहे हो? मतलब क्लास 8th में जो आप पढ़ के आए हो वो क्लास 9 से लिंक करा रहा है, इसलिए ये दिया हुआ है कि ग्रेड 8 की क्यूरोसिटी के चैप्टर 7 में आपने देखा है, और ये चैप्टर 2 है, लेकिन ये क्लास 9th का चैप्टर 2 है, और ये जो बात कर रहे हैं चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, इतना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि इतना कनेक्ट करके दिखाए। नॉर्मल अगर आप डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन के साथ चलोगे तो ऐसे रेफरेंसेस भी देना इतना कोई, मुझे नहीं लगता इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास 8 में आपने ये देखा कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स करते हैं एंड ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर कंसंट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं उसको। जो डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में उसको डेल्टा ऐसे सी करके दिखा सकते हो, C2 - C1 करके, तो वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर कंसंट्रेशन विच ऑकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। In plants, the water from the soil enters the root cells by the process of osmosis। अब आगे एक कंडीशन दी है कि कब कोई भी जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होगा, कब वो हाइपोटोनिक होगा, और कब वो हाइपरटोनिक होगा। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन की 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। जब आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम का बराबर है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर मीडियम के, तो वो होगा आइसोटोनिक। जो अंदर का कंसंट्रेशन है इस मॉलिक्यूल के वो बराबर है बाहर के कंसंट्रेशन से, तो आइसोटोनिक हो गया। फिर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर का मीडियम वो कम है, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो
ज़्यादा है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक। और फिर है हाइपरटोनिक। इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सेल यानी सेल के बाहर का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है। तो और जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और सेल के बाहर का ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो ये होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इंपॉर्टेंट।